हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, इन सत्रों का आनंद ले रहे होंगे जो हम लेकर के आते हैं आपके लिए। आज हम अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सिगमंड फ्रॉइड के नाम एक पत्र लिखा था। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या लिखा था उसमें, है ना? क्या उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए थे सिगमंड फ्रॉइड को, है ना? ये सब जानेंगे आज। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये किताब जहाँ से हम ये लेकर के आए हैं वो है दुनिया मेरी नज़रों में। ये अल्बर्ट आइंस्टीन की ही किताब का शीर्षक है। शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, एक पत्र सिगमंड फ्रॉइड के नाम। इंटरेस्टिंग लगता है ऐसी चर्चाओं में भाग लेना, है ना? समझना कि वो क्या एक दूसरे के प्रति क्या भाव रखते थे, है ना? शुरू करते हैं। प्रिय प्रोफेसर फ्रॉइड, क्योंकि मैंने इनकी किताब भी पढ़ी है, ड्रीम साइकोलॉजी पे, बहुत अच्छा है, इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड ने लिखा हुआ है। ठीक है, शुरू करते हैं। कह रहे हैं, प्रिय प्रोफेसर फ्रॉइड, सत्य जानने की आपकी इच्छा ने जिस तरह से आपकी अन्य सभी इच्छाओं को पीछे कर दिया है वह प्रशंसनीय है। आपने पूरी स्पष्टता से यह दर्शाया है कि मनुष्य की आक्रामक और विनाशकारी प्रवृत्तियां कितने अविच्छेद्य रूप से उसकी कामुक और जैविक प्रवृत्तियों से बंधी हुई हैं। क्योंकि बहुत सारा जो इनका रिसर्च है सिगमंड फ्रॉइड का, और इनका जो काम रहा है, वर्क रहा है, वो बेसिकली वो इस बात पे मतलब शोध कर रहे थे, या उनका जो भी काम रहा है कि वो इंसान में जो इच्छाएं हैं, है ना, इंसानी जो जीव है उसमें जो इच्छाएं हैं वो किस प्रकार की इच्छाएं हैं। तो ज़्यादातर उसमें जो इच्छाएं वो कामुक और जैविक प्रवृत्तियों से बंधी हुई हैं, ऐसा वो मानते थे। उसके साथ ही आपकी व्याख्याओं से निष्ठुर तर्क से, कह रहे व्याख्याओं के निष्ठुर तर्क से, यानी कि उसमें कोई उन्होंने बहुत कह सकते फ्लेक्सिबल नहीं रहे, एकदम बहुत रिजिड रहे हैं अपने शोधों को लेकर के। तो वही कह रहे हैं कि आपकी व्याख्याओं के निष्ठुर तर्क से मानव की परिपूर्णता, मानव समाज की युद्ध से आंतरिक और बाह्य मुक्ति उभर कर आती है, या उन सभी लोगों का घोषित लक्ष्य रहा है जिन्हें निरपवाद रूप से ऐसे नैतिक और आध्यात्मिक नेताओं के रूप में सम्मानित किया गया है जिनकी ख्याति उनके समय और देश की सीमाओं तक सीमित नहीं है। तो देखिए, ऐसे भी लोग रहे हैं जिनकी जो ख्याति है वो एक देश तक नहीं सीमित है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो फेमस रहे हैं, और ज़्यादातर वो नेगेटिव वे में भी ज़्यादा फेमस रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप अपने आसपास देखते होंगे कि वो लोग ज़्यादा विख्यात हो जाते हैं जो गलत काम ज़्यादा करते हैं ना, उनका न्यूज़पेपर में चर्चा होना। और देखिए, इसमें एक मूवी याद आती है जिसमें राजपाल यादव जी हैं, और जो वो कहते हैं कि अगर आ, राजनीति में अगर अपना कद ऊपर करना है या वहाँ कुछ करना है तो पहले कुछ मर्डर्स और बहुत सारे अपराध करने होंगे। वो फिलहाल तो वो कॉमेडी की वे में थी, लेकिन वो सच्चाई ही दर्शा रही थी। देखिए, कोई भी कॉमेडी जो आप या जोक भी अगर आप सुनते हैं तो उसमें अगर सच्चाई होती है तभी आपको हंसी आती है। हास्य के रंग में रंग करके वो हकीकत को बयां करते हैं। ठीक है, मुझे विश्वास है कि ये महान लोग, वे लोग जिनकी उपलब्धियां भले ही वे किसी खास क्षेत्र तक सीमित रही हों, उन्हें अपने देशवासियों से ऊंचा दर्जा प्रदान करती हैं, एक बड़ी हद तक उन्हीं आदर्शों से जीवंत हैं। परंतु राजनीतिक घटनाक्रम को प्रभावित करने में उनकी बहुत कम भूमिका है। लगभग ऐसा प्रतीत होता है मानो इस क्षेत्र जिस पर राष्ट्रों की नियति निर्भर है को अपरिहार्य रूप से हिंसा और गैर जिम्मेदारी के हवाले कर दिया गया। यानी कि जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, देखिए वही ज़्यादातर आप देखते होंगे, मूवीज़ में भी आपने देखा होगा कि जो दंगा फसाद होता है उसकी जड़ में कहीं ना कहीं ये पार्टियां रहती हैं। और ज़्यादातर जो भीड़ को मोबिलाइज करने का, यानी गलत काम करने के लिए, मार काट करने के लिए जो मोबिलाइज की जाती है, वो भी इन्हीं के कहीं ना कहीं दिशा निर्देश पर रहता है। और यही बात सिगमंड फ्रॉइड को अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं। ठीक है, राजनेताओं या सरकारों का रसूख अंशतः
सैन्य पुलिस बल पर और अंशतः चुनावी लोकप्रियता पर टिका हुआ है। अपने उनके अपने देशों में उन्हें नैतिक या बौद्धिक रूप से सर्वोत्तम तत्वों का प्रतिनिधि नहीं माना जा सकता, क्योंकि ज़्यादा वो बौद्धिक स्तर रखते भी नहीं हैं। आपने देखा ही होगा हमारे ही देश के ज़्यादातर नेताओं को देखिए, उसमें एक्सेप्शंस तो हर जगह होता है ना? लेकिन ज़्यादातर जो ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा बौद्धिक और कह रहे कोई उच्च बौद्धिक नहीं, इनके अंदर कोई भी नैतिक या बौद्धिक एक आपको लेवल नहीं मिलता है। ज़्यादातर बहुत सामान्य या बहुत सामान्य से भी गिरा रहता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, समझ गए? कह रहे उनमें आपसी सामंजस्य की कमी उन्हें समकालीन समस्याओं के समाधान में कोई सीधी भूमिका निभाने से रोकती है। क्या आपको नहीं लगता कि उन लोगों का एक स्वतंत्र संघ बना लेने से इस स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है, जिनका अब तक का काम और उपलब्धियां उनकी क्षमता और उनके लक्ष्य की पवित्रता की गारंटी देती है? तो ये सारे क्वेश्चंस वो कर रहे हैं सिगमंड फ्रॉइड से पत्र के माध्यम से अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, यह अंतर्राष्ट्रीय संघ जिसके सदस्य विचारों के सतत आदान प्रदान के जरिए एक दूसरे के संपर्क में रहेंगे, प्रेस के जरिए अपना रवैया स्पष्ट करते हुए किसी भी गंभीर मामले में जिम्मेदारी हमेशा सदस्यों की होगी। संभवतः राजनीतिक जो है ना, मुद्दों के समाधान में काफ़ी हितकारी नैतिक प्रभावशीलता हासिल कर सकता है। निश्चित रूप से इस तरह का संघ उन सभी बुराइयों का शिकार होगा जो अक्सर विद्वानों के संगठनों के पतन का कारण बनती है। देखिए, बहुत सारे ग्रुप्स आपने देखा होगा बन जाते हैं, बहुत अच्छे काम के लिए बनते हैं और अंततः वो विघटन की ओर क्यों चले जाते हैं? क्योंकि आपस में क्लैशेस आ जाते हैं। कभी कभी कुछ इंटरेस्ट, कभी कुछ पावर्स, है ना, कभी आप देखते होंगे कि आपस में इतनी बुराइयां बढ़ गई, आपस में ही तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, तो फिर वो काम क्या करेंगे? ठीक है, कह रहे हैं निश्चित रूप से इस तरह का संघ उन सभी बुराइयों का शिकार होगा जो अक्सर विद्वानों के संगठनों के पतन का कारण बनती है। ये ऐसे खतरे हैं जो अविच्छेद्य रूप से मानव स्वभाव से जुड़े हुए हैं। यानी मानव स्वभाव ही ऐसा है कि वो हर एक इंडिविजुअल जब वर्चस्व चाहता है ना, हर कोई मतलब किसी का सबॉर्डिनेट रहना ही नहीं चाहता। बहुत कष्ट या कोई जब विकल्प नहीं होता है तो लोग करते हैं। देखिए, आपने ये भी देखा होगा, कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति का मर्डर करा के खुद उस कुर्सी को हथिया लेते हैं। इस तरह की जो चीज़ें हैं आपके आसपास घटती हैं, या घटती आसपास नहीं तो न्यूज़पेपर के माध्यम से आप सभी जानते हैं, टेलीविज़न है, न्यूज़पेपर है, आजकल सोशल मीडिया है ना? बहुत सारी मतलब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जो देखकर मन विचलित होता है। मन इसलिए भी विचलित होता है क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, उससे बुरी बुरी घटनाएं आ जाती हैं। मतलब उससे विभत्स दृश्य आपको देखने को मिलता है। और निरंतर जो मानव है गिरता जा रहा है, उसमें कोई, आप कह लीजिए, कोई लेवल रह ही नहीं गया, कुछ भी कर सकता है वो। ठीक है, आगे जानते हैं। पर, परंतु क्या इसके बावजूद इस दिशा में प्रयास नहीं किए जाने चाहिए? मैं इसे अपने परम कर्तव्य से कुछ कम नहीं मानता। अगर कोई बौद्धिक संगठन, जैसे मैंने बताया है, गठित किया जा सके तो बेशक उसे युद्ध के खिलाफ लड़ाई में धार्मिक संगठनों को भी शामिल करने का प्रयास करना होगा। यानी धार्मिक संगठन आएंगे तो कुछ व्यूज बनेंगे, है ना, तो उससे कुछ बेहतरी होगी। वह बहुत से ऐसे लोगों में जोश भर देगा जिनकी नेक मंशाएं एक उदासीन तटस्थता के कारण पंगु बनी रहती। अंत में मैं मानता हूं कि ऐसे व्यक्तियों जिनमें से हर एक अपने क्षेत्र में प्रतिष्ठित हो से बना एक संगठन ठीक ऐसी संरचना होगी जो लीग ऑफ नेशंस में ऐसे तत्वों को बहुमूल्य नैतिक समर्थन देगी। तो यानी वो लीग ऑफ नेशंस की भी बात कर रहे हैं। यानी लीग ऑफ नेशंस का आप समझ रहे हैं, 1920 में गठन हुआ था, बन गया था। तो वहाँ पे वो ऐसे लोगों को चाह रहे हैं कि हर क्षेत्र में जो पारंगत है अपने क्षेत्र में, यानी कि उनको विशिष्टता प्राप्त है, एक तरह से एक्सपर्ट हैं वो, उनको लेने के लिए वैसे लोगों का संगठन बनाने की वो बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जो लीग ऑफ नेशंस में ऐसे तत्वों को बहुमूल्य नैतिक समर्थन देगी जो उस महान लक्ष्य के लिए सचमुच काम कर रहे हैं जिसके लिए वह संस्था बनी है। मैंने ये प्रस्ताव दुनिया के किसी भी आदमी के बजाय आपके समक्ष रखे हैं क्योंकि आप उन लोगों में
से नहीं है जो अपनी इच्छाओं से ठगे जाते हैं, और इसलिए भी कि आपका विवेक ज़िम्मेदारी के सच्चे एहसास से पोषित है। यानी क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ही उच्च कोटि के साइकोलॉजिस्ट थे, और उनका जो शोध है आज भी साइकोलॉजी की दुनिया में उनको बहुत ऊंचे स्थान पर रखता है। तो इसीलिए ये जो पत्र लिखा गया है सिगमंड फ्रॉइड को अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, वो इसीलिए क्योंकि वो अपनी विचार व्यक्त कर रहे हैं कि एक ऐसा लीग ऑफ नेशंस संगठन बन चुका है, अब उसमें ऐसे लोगों का समावेश हो जो अपनी अपनी एरियाज़ के एक्सपर्ट हो, अपने अपने एरियाज़ में वो बहुत अच्छा नाम कर चुके हों या बहुत अच्छा कुछ करने का उनका रवैया हो। तो इस तरह की वार्ता इस पत्र में हुई, है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये अच्छा लगा होगा आपको कि जब दो विद्वान आपस में पत्र के द्वारा मतलब संवाद करते हैं, तो हम सब उस को जान करके भी लाभ उठाते हैं कि ऐसी उनकी सोच थी, ऐसा वो सोच रहे थे। उस ज़माने में भी लोग इस तरह की बातें करते थे। बहुत बुद्धिजीवी लोग रहे हैं हमारे हमारे यहाँ, मतलब वैसे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ के नहीं हैं, भारत के नहीं, लेकिन उनका जो योगदान है वो तो पूरे विश्व में फैला है ना। चाहे वो सिगमंड फ्रॉइड हों, चाहे, क्योंकि पढ़ा तो इनको यहाँ पे भी जाता है, ठीक है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।